नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, बहुत ही तामझाम के साथ और बहुत ही लच्छेदार भाषण के साथ और बहुत ही कर्मकांडों के साथ। आज 28 मई है और आज के ही दिन माफी वीर सावरकर पैदा हुए थे 1883 में। आज के दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि सावरकर को हिंदुत्व का पुरोधा माना जाता है, भारत पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है और गांधी जी के हत्यारों में शामिल होने का गुनहगार माना जाता है। और संविधान जिस आरएसएस को नहीं पसंद था उसके खिलाफ काम करने के लिए जाना जाता है। असंवैधानिक गतिविधियां इस देश में वीर सावरकर ने ही शुरू किया था, अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके, एक बार नहीं अनेकों बार माफ़ी मांग करके और अंग्रेजों से घूस लेकर के, अंग्रेजों से पेंशन लेकर के। तो आज उस देशद्रोही को राष्ट्रवादी साबित किया गया और उसके जन्मदिन पर नए संसद भवन का इवेंट खड़ा किया गया और उस इवेंट में सियासी नौटंकी के अलावा और कुछ भी नहीं। न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न विपक्ष की 21 पार्टियां, कोई भी नहीं शामिल हुआ। आज के मोदी के इवेंट में सियासी नौटंकी हुई, लच्छेदार भाषण हुए, लब्बो लुआब दिखाया गया, लोक लुभावन बातें कही गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे नए संसद भवन के बिना इस देश का विकास हो ही नहीं सकता है। पुराने संसद भवन को गुलामी का प्रतीक बताया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे गुलामी का प्रतीक बनाया और उसी गुलामी के प्रतीक में 100 सालों से कानून बन रहे थे। 1927 में बन करके ये संसद भवन, पुराना संसद भवन तैयार हुआ था और 2027 सामने खड़ा हुआ है। लगभग 100 साल पूरे हो गए इसी संसद भवन में। इसी संसद भवन में नेहरू ने विकास कार्यों को अंजाम दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, गरीबी दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए गए और पंचायती राज स्थापित किया गया, देश को विकास मॉडल बनाया गया। और वही संसद भवन, पुराना संसद भवन आज गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है और नया संसद भवन अमृत काल का, अमृतमय और आने वाले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक महान प्रणेता बताया जा रहा है। तो साथियों, आज संसद में राज्याभिषेक हुआ, मोदी का राज्याभिषेक। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद भवन में संसद का लोकार्पण राष्ट्र को नहीं किया गया, संसद का उद्घाटन राष्ट्र और संविधान के पक्ष में नहीं किया गया, बल्कि मोदी जी की गिरती हुई साख, मोदी मैजिक खत्म होता हुआ दिख रहा था। तो उसके लिए एक इवेंट, तमाशा किया गया और उस तमाशे में मोदी का राज्याभिषेक किया गया। और उस राज्याभिषेक के लिए तमिलनाडु से के मठाधीशों से सिंगोल लाया गया और उस सिंगोल को 21 पुजारियों ने दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री को समर्पित किया और प्रधानमंत्री उस सिंगोल के सामने साष्टांग पड़ गए, लेट गए, दोनों हाथ पसार करके, पैर पसार करके संसद की चौखट पर पसर गए। तो साथियों, आज जो कुछ भी हुआ एक तमाशा से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन जिस पुरानी संसद में संसद भवन
आज से खड़हड़ माना जाएगा, उसी संसद भवन में इन्होंने कितने गैर कानूनी काम किए। इन्होंने सवाल पूछना बंद करा दिया, शून्यकाल को स्थगित कर दिया गया और ऐसे ऐसे कानून जबरन पास करा लिया गया जिसके लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ा और उन कानूनों को वापस किया गया। रातों रात चोर दरवाजे से पुराने संसद भवन में 3 काले कानून लाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, बहुत से इस तरह के कानून पारित कराए गए हैं जो कि मनुवाद की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मजबूत करते हैं और सीबीआई, ईडी, आईटी को विशेष शक्ति देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी नौटंकी में दक्षिण भारत का दिल जीतने का काम किया। तमिलनाडु में पिछड़ों का आंदोलन सदियों से चल रहा है, पेरियार के समय से ही चल रहा है और वहाँ पर जितनी पार्टियाँ हैं, डीएमके, एडीएमके और भी जितनी पार्टियाँ हैं, सब द्रविड़ आंदोलन की समर्थक हैं। सब ओबीसी, एससी, एसटी के विकास के लिए समर्पित हैं और उन्हीं की सरकार बन रही है जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके हो। तो आज वहाँ पर तमिलनाडु के मठाधीशों को, तमिलनाडु से बुलाए गए 21 पुजारियों को सम्मान दिया गया और मनुवाद की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नए संसद भवन में उनसे मंत्रोच्चार करवाया गया, यज्ञ हवन कराया गया और वही मनुवादी पद्धति, वही वैदिक पद्धति से संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिससे कि किए जाने की उम्मीद थी। मनुवाद का किला ढह रहा है तो उस अंबेडकरवाद के सामने, तो उस मनुवाद को फिर से स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने जो काम किया है इसे देश की जनता समझ रही है। सियासी नौटंकी इसलिए कि इसका फायदा राज्य स्तरीय चुनावों में और केंद्र के चुनाव में उठाया जाएगा। उनका ये कहना रहेगा कि न मैंने धर्म को महिमा मंडित करने के लिए, श्री राम को महिमा मंडित करने के लिए श्री राम का मंदिर बनाया और मंदिर आम आदमी के दर्शनार्थ 1 जनवरी से खोलने जा रहे हैं या खोल दिया है, बल्कि मैंने भारत को एक संसद भी दिया है। ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैसों से राम मंदिर बनाया है या बना रहे हैं, अपने पैसों से इन्होंने संसद भवन को बनाया है, 970 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और ये जनता का टैक्स है। जनता से जो उगाही की जाती है जीएसटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो उगाही की जाती है, उससे बनाया गया है संसद भवन और उस संसद भवन का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेना चाहते हैं और ले चुके हैं। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था, वैदिक पद्धति से 21 पुजारियों द्वारा यज्ञ हवन करवाया जा रहा था और लच्छेदार भाषण दिया जा रहा था। उसी के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने धरना प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का कैंप तोड़ दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें बसों में लाद करके वहाँ से अन्यत्र छोड़ दिया गया। मतलब कि एक तरफ लच्छेदार भाषण हो रहा है, देश के विकास की बात हो रही है, राष्ट्र को विकसित करने की बात हो रही है, 25 सालों में अमृतकाल का जश्न मनाया जा रहा है, संसद भवन का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की धुनाई हो रही है, पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है और उनके कैंपों को तोड़ दिया गया और वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। अब जंतर मंतर में सन्नाटा हो गया है, जहाँ पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी, धरना देने वाले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लोकतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे थे, प्रदर्शन दे रहे थे और उस यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार सांसद
ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, बल्कि धरना प्रदर्शन को ही खत्म कर दिया गया आज 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर। लेकिन क्या इससे खिलाड़ी शांत बैठ जाएंगे? खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए किसान आंदोलन अस्त्र संभाल लिया है और ये आंदोलनजीवी जो किसान थे अब वे खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से आ गए हैं और अपनी समस्याएं तो उनकी है ही है। उनकी सिर्फ एक मांगे मानी गई थी कि वो तीनों काले कानून वापस किए गए थे, बाकी लगभग आधा दर्जन बातें उनकी नहीं मानी गई, जिसमें जीएसटी पर कानून बनाने की बात को सिरे से इनकार कर दिया गया। किसानों को रिहा नहीं किया गया जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। 750 किसान जो मारे गए थे उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, उनके परिवारों को सहायता राशि नहीं दी गई। इसी तरह से अनेक मांगे सरकार ने नहीं मांगी थी। तो अब किसान मोर्चे के पास एक और अध्याय जुड़ गया, खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय का, खिलाड़ियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न का और ब्रज शरण सिंह की गिरफ्तारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई साख, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट करने के लिए कस्में खाना शुरू कर दिए हैं। किसान भी, खिलाड़ी भी और इस देश के बेरोजगार भी, गरीब भी, हर लोग कमर कस करके खड़े हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि उन्हें सब कुछ सावन का हरा ही दिखाई दे रहा है और विकसित भारत बनाने के लिए नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। लगता है कि इस संसद भवन में सब कुछ न्याय ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा और संविधान के अनुसार ही नया संसद भवन चलेगा। जो प्रधानमंत्री अभी पिछले संसद के अधिवेशन को संपन्न नहीं होने दिया, खुद भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने संसद को नहीं चलने दिया गया। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि नए संसद भवन का कार्य चलेगा सुचारू रूप से, संसद की कार्यवाही होगी, संसद का अधिवेशन होगा, सवाल पूछा जा सकेगा, सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया जा सकेगा? हमें तो नहीं लगता। लोगों का तो ये कहना है कि 2024 का चुनाव जो 2023 में होने की उम्मीद है और उसके लिए अंदरूनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस 2023 के चुनाव के बाद या 2024 के चुनाव के बाद चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राजतंत्र बन जाएगा और जब राजतंत्र हो जाएगा तो चुनाव की जरूरत ही नहीं। राजा के पास सारी शक्तियां, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सारी शक्तियां एक राजा के पास सिमट जाएंगी और उसी राजतंत्र को स्थापित करने के लिए सेंगोल का प्रतीक सामने लाया गया। सेंगोल का प्रतीक तब आता है जब सत्ता हस्तांतरित की जाती है। अभी तो सत्ता हस्तांतरित करने की कोई बात नहीं थी, चुनाव भी कुछ महीने या कुछ एक साल थे, तो उस सेंगोल का प्रतीक को क्यों लाया गया और क्यों एक सामंतशाही व्यवस्था, एक राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर हमें इंगित किया जा रहा है? वो यही साबित करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच है कि भारत को प्रजातंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र बनाना है और उसी राजतंत्र का सत्ता हस्तांतरण होने वाला है और उस हस्तांतरण का प्रतीक सामने पेश कर दिया गया है। दुनिया के सामने, भारत के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने सेंगोल के रूप में पेश कर दिया गया है। सेंगोल जो कि कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक युगों से चला आ रहा है और हर सत्ता हस्तांतरण के बाद तमिलनाडु के पुजारी उसे समर्पित करते हैं आने वाले सत्ताधीश के लिए, आने वाले राजतंत्र के, राजशाही का प्रतीक राजा के लिए, और वही चीज़ आज पेश किया गया। तो प्रधानमंत्री की बातों में कहाँ तक ईमानदारी देखी जाए? एक तरफ वो कहते हैं कि संसद भवन से भारत विकसित देश बनेगा, यहाँ पर ऐसे कानून बनेंगे जिससे कि पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, बेरोजगारों का, विकलांगों का उद्धार होगा, उत्थान होगा। लेकिन क्या पिछले जो
संसद अधिवेशन हुए हैं उसमें किसी का विकास हुआ, किसी का भला हुआ? अगर किसी का भला हुआ तो वो अडानी का भला हुआ। और आज भी अडानी पर सवाल अगर राहुल गांधी पूछते हैं कि कैसे वो रातों रात दुनिया का नंबर 2 व्यापारी बन गया, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज कह रहे हैं कि आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का कल्याण होगा और कल्याण करेंगे कारपोरेट का, अडानी और अंबानी का। अडानी और अंबानी के अलावा जितने भी अन्य कारपोरेट घराने हैं, विकास उनका करेंगे और नाम लेंगे आदिवासी और ओबीसी का, दलित का। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र है और इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से समझना होगा आपको। और इस राजतंत्र के प्रतीक सिंगोल को भी समझना होगा कि ये हरी झंडी दिखा रहे हैं राजतंत्र लाने के लिए, हरी झंडी दिखा रहे हैं संविधान को नष्ट करने के लिए, हरी झंडी दिखा रहे हैं लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, हरी झंडी दिखा रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इसीलिए सत्ता हस्तांतरण करना चाहते हैं आरएसएस के हाथों में, और यह कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी खुद सत्ता हस्तांतरण करेंगे मोहन भागवत के हाथों में, या जो कोई भी अगले 2-3 सालों तक सरसंघ चालक रहेगा उसके हाथों में। तो आज जो कुछ दिखाया जा रहा है उसका असली मंतव्य समझिए, अपने आप पता चल जाएगा कि भारत किस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के 140 करोड़ लोगों को किस दिशा में हाँक रहे हैं। तो साथियों, किसान आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है और इस बार किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहेंगे, बेरोजगार भी रहेंगे, महंगाई से मारे हुए लोग भी रहेंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इवेंट के लिए मशहूर हैं और लच्छेदार भाषणों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व आगे बढ़ेगा। नए संसद भवन से भारत का विकास होगा तो विश्व का विकास होगा। नया संसद भवन के बिना अभी तक न भारत का विकास हुआ है और न विश्व का विकास हुआ है। और नए संसद भवन के पास ऐसी जादुई छड़ी है कि अब ये न सिर्फ भारत का विकास करेगा बल्कि पूरी दुनिया का विकास करेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अगर इतना ही ज़रूरी था तो 2014 में ही नया संसद भवन बना करके खड़ा कर दिए होते और अब तक भारत अमेरिका से भी आगे विकसित हो गया होता, रूस से भी आगे बड़ा महाशक्ति बन गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं और ऐसे लच्छेदार शब्दों में पिरो करके कहते हैं कि उसे आम आदमी स्वीकार कर लेता है। इनके झूठ को, इनके जुमले को इस तरह से लोग स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई बच्चा स्वीकार कर लेता है कि उसे अभी तो टॉफ़ी दी गई है, अगली बार उसे लॉलीपॉप दिया जाएगा, उसके बाद उसे चॉकलेट दिया जाएगा, और वो बच्चा विश्वास कर लेता है। तो साथियों, बहुत विश्वास किया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर, इनके लोक लुभावन नारों पर, इनके जुमलों पर, इनके झूठ पर। लेकिन आज उस झूठ से पर्दा हटाने की ज़रूरत है और लोगों तक एक सच्चाई पहुंचाने की ज़रूरत है कि भारत को न सिर्फ इन्होंने बेचा है, यहाँ की सरकारी कंपनियों को बेचा है, महंगाई के लिए भी यह सरकार जिम्मेदार है। और गिरती हुई अर्थव्यवस्था, या यूँ कहें कि रसातल में चली गई अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। कारपोरेट को आगे बढ़ाना, कारपोरेट को दुनिया का नंबर 2 व्यापारी साबित करना, उस समय जिस समय की कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, उस समय अडानी की दौलत अपरंपार बढ़ रही थी, 4 50 गुना 100 गुना बढ़ रही थी, और इस देश के लोग प्रताड़ित थे। इस देश के लोग पैदल चलने के लिए हजारों कोस निकल पड़े थे, सीना तान करके अपने घर पहुंचने के लिए लॉकडाउन से कि
लॉकडाउन के जहर से बचने के लिए। और उसमें कितने मारे गए, कितने विकलांग हुए और कितने मर गए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो मरे हैं उसमें उसके आंकड़े ज़रूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंकड़े अलग हैं, WHO के आंकड़े अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 5.5 लाख के आसपास मौतें हुई हैं, लेकिन WHO का कहना है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना काल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कुछ दिया नहीं है, भारत को गौरवान्वित नहीं किया है, बल्कि भारत को कलंकित किया है। भारत में मौतों का जाल बिछा दिया है और भारत को बेचने का काम किया है और भारत में मनुवाद को स्थापित करने का काम किया है, धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया है और CBI, ED, IT को लेकर के विपक्ष को ख़त्म करने, मध्यम वर्ग को ख़त्म करने, कारपोरेट को आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इनके लच्छेदार भाषणों पर अगर विश्वास किया जाए तो उसमें सबसे बड़ा उसका खतरा ये है कि भारत एक राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और मनुवादी पद्धति से अगर संसद भवन में यज्ञ हवन कराया जा रहा है, 21 मठाधीशों को बुलाया गया है, 21 पुजारियों को बुलाया गया है, जिसमें कि सब के सब हिंदू हैं। अगर यह भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है, इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मावलंबी रहते हैं, तो उन खास धर्मों के लोगों को तो साथ में बुला लेते, उनके मंत्रोच्चार से यज्ञ हवन कराते, या यज्ञ हवन की ज़रूरत क्या थी। बौद्ध लोग को आमंत्रित किया जाता, सिखों को आमंत्रित किया जाता, मुस्लिम धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाता, हिंदू धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया जाता, शंकराचार्य को भी आमंत्रित किया जाता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों को लेकर के चलना होगा, सिर्फ 21 पुजारियों को लेकर के और वो हिंदू धर्म के पुजारियों को लेकर के यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है और यहाँ की धर्मनिरपेक्षता नहीं बच पाएगी, सर्वधर्म समभाव नहीं बच पाएगा, साझा संस्कृति नहीं बच पाएगी, साझा विरासत नहीं बच पाएगी। और इस विरासत को मटिया मेट करने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ पर कि किसान आंदोलन हो रहा था, आज वहाँ पर फिर से किसान इकट्ठा हो गए हैं और खिलाड़ियों, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ जो घिनौना व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने, और वो खिलाड़ी 1 महीने से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे थे, तो उनके टेंट को, उनके कैंप को उखाड़ करके फेंक दिया गया और उनके साथ दरिंदगी से पेश आई दिल्ली पुलिस। उनके समर्थन में फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है और गाजीपुर बॉर्डर आज उसी तरह से वहाँ पर गहमा गहमी थी जिस तरह से किसान आंदोलन के समय होती थी। सरकार के प्रति रोष, प्रधानमंत्री के प्रति गुस्सा और खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति देखने को मिली है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो एक तरफ भविष्य के सपने दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ वर्तमान को रौंद रही थी दिल्ली पुलिस। वर्तमान में जो जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, और इन्हीं खिलाड़ियों को कभी चाय पिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसमें से एक महिला को कहा कि तुम तो मेरी बेटी के समान हो, और उन्हीं बेटियों के साथ जब इनका सांसद यौन उत्पीड़न करता है, उनके गुप्तांगों को टच करता है और उसके खिलाफ FIR तक नहीं की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के डंडा चलाने पर FIR की जाती है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक उस सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और उसी गिरफ्तारी के लिए, उसकी सांसदी छीनने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 1 महीने से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पर संघर्षरत थे। आज उनके संघर्षों को वहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया गया, उनके तैनात कैंप को हटा दिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, उनके साथ दरिंदगी की गई। तो ये है हमारा नया भारत, ये है नए संसद भवन का परिदृश्य और ये है एक सच्चाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को एहसास दिलाना चाहिए इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, देश को गलत दिशा में हाँक रहे हैं, भेड़ बकरी समझ करके हाँक रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता भेड़ बकरी नहीं रह गई है, उनके राजतंत्र को, उनके हिंदू राष्ट्र को अच्छी तरह से, उनके सिंगोल को अच्छी तरह से समझ रही है। और इसका सबक सिखाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मन बना चुके हैं कि 2024 या दिसंबर 2023 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाया जाएगा और मोदी सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।